हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ में कक्षा 10 की एनसीईआरटी की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति का लेसन नंबर 1 सत्ता की साझेदारी डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इस चैप्टर के अंदर हम दो देशों के बारे में पढ़ेंगे। एक देश है हमारा बेल्जियम और दूसरा देश है श्रीलंका। जो बेल्जियम है ये यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा देश है और जो श्रीलंका है वो दक्षिण एशिया का हमारा देश है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और श्रीलंका की जो राजधानी है वो कोलंबो है। इन और हम इस चैप्टर के इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि इन दोनों देशों में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। इस पूरे चैप्टर में डीपली हम जानेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। ये हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा देश है। अब ये देखो कितना छोटा है। हमारा एक राज्य है हरियाणा और ये हरियाणा राज्य से भी छोटा देश है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेल्जियम की राजधानी क्या है तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और ब्रुसेल्स के अंदर ही यूरोपीय संघ का मुख्यालय बना हुआ है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है तो वो है हमारा ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की जो सीमा है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती है। बेल्जियम की सीमा इन देशों से लगती है और बेल्जियम की जो आबादी है वो लगभग 1 करोड़ बेल्जियम की आबादी है। इस देश की जातीय बनावट बहुत ही जटिल है। यानी यहाँ पर जो है भाषा को लेकर काफ़ी विवाद है। अब हम समझते हैं कि वो विवाद क्या है भाषा को लेकर। वो हम बारीकी से इस विवाद को समझते हैं। चलिए देखते हैं। बेल्जियम के अंदर 59 यानी कुल आबादी का 59% डच बोलते हैं जो फ्लोमिस इलाके में रहते हैं और कुल आबादी का 40% फ्रेंच बोलते हैं जो कि वेलोनिया में रहते हैं और बाकी बचे 1% जर्मन भाषा बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है डच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? डच। और नंबर 2 पे फ्रेंच और फिर जर्मनी। यानी यहाँ पर जो है डच भाषा बोलने वाले लोग जो हैं ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जो अल्पसंख्यक में हैं, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का ज़्यादा दबदबा है। वो ज़्यादा समृद्ध हैं और ज़्यादा ताकतवर हैं। आबादी तो डच की है लेकिन जो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं जो अल्पसंख्यक में हैं दबदबा उनका ज़्यादा है, वो ज़्यादा समृद्ध हैं। इसीलिए इसी वजह से ही डच भाषी जो लोग हैं उनसे नाराज हैं कि आबादी हमसे ज़्यादा हैं और हमसे कम बोलने वाले लोगों ने हम पे दबदबा बनाया हुआ है। इसी बात को लेकर जो है उन दोनों के बीच में तनातनी बनी हुई है, विवाद बना हुआ है। अब बात करते हैं 1950 से 1960 में फ्रेंच और डच भाषी समूह के बीच में तनाव बढ़ने लगा। दोनों भाषी में डच और फ्रेंच में तनाव और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। और ये जो समस्या थी ये समस्या ब्रुसेल्स में भी थी। ब्रुसेल्स ये क्या है? ये जो है बेल्जियम की राजधानी है। वहाँ पर फ्रेंच का दबदबा था। 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और डच परसेंट लोग जो थे 20% लोग जो थे वो डच बोलते थे। यानी राजधानी पर भी फ्रेंच वालों ने कब्जा दब जमाया हुआ था। तो इन दोनों में काफ़ी तनातनी बनी हुई थी। डच भाषी लोग जो थे इस बात से काफ़ी नाराज थे कि अल्पसंख्यक लोग जो हैं हम पर दबदबा बनाए हुए हैं और हम पर जो है ज़्यादा राज करते हैं। तो दोनों भाषी लोगों में जो था काफ़ी विवाद था। तो ये हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका भी जो है एक दक्षिणी एशिया का एक देश है श्रीलंका।
तो हम बात करते हैं अब श्रीलंका की। श्रीलंका भारत के दक्षिण स्थित एक द्वीपीय देश है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो श्री जयवर्धने कोट्टे है। श्रीलंका की राजधानी जो है कोलंबो है और अब नई राजधानी जो बनाई है वो श्री जयवर्धने कोट्टे है। इसकी कुल आबादी 2 करोड़ है। श्रीलंका की कुल आबादी 2 करोड़ है। यहाँ विभिन्न जातीय समूह के लोग रहते हैं। श्रीलंका में भी विभिन्न जातीय समूह के लोग रहते हैं। यहाँ 2 तरह के लोग के बीच विवाद है। यहाँ पर भी 2 तरह के लोगों के बीच जो है विवाद है, जो अलग अलग भाषा बोलते हैं। एक भाषा बोलता है सिंहली और दूसरे बोलते हैं तमिल। इन दोनों यानी सिंहली और तमिल बोलने वाले लोगों के बीच में श्रीलंका के में भी विवाद है। अब इस विवाद को हम अच्छे से समझते हैं। श्रीलंका के अंदर जो सिंहली हैं 74% लोग जो है वहाँ पर सिंहली बोलते हैं और 18% लोग जो है वहाँ पर जो है तमिल बोलते हैं। श्रीलंका के अंदर जो सिंहली लोग हैं, सिंहली लोग वहाँ के मूल निवासी हैं। और जो तमिल हैं, तमिल 2 प्रकार के हैं, कुछ भारतीय मूल के हैं और कुछ श्रीलंका के मूल के हैं। तमिल 2 प्रकार के वहाँ पर लोग हैं। जो लोग भारतीय मूल के लोग हैं वो उपनिवेशिक काल में भारत से लाए गए लोगों की संतान हैं। यानी उपनिवेशिक काल के अंदर जो गुलाम जो थे श्रीलंका में भेजे गए थे उपनिवेशिक काल के अंदर, वो उनकी संतान वहाँ पर पैदा हुई। वो लोग जो हैं वहाँ पर तमिल बोलते हैं। तमिल लोगों में जो तमिल हैं उनमें जो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और ये उत्तर और पूर्वी प्रांतों में बसे हुए हैं। और बात करते हैं सिंहली की। जो सिंहली हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। ईसाई 7% हैं। ये सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। अब विवाद यहाँ पर भी भाषा को लेकर है। दरअसल जो तमिल लोग हैं वो जो ऊपर की तरफ रहते हैं यहाँ पर इस साइड में, और ये चाहते हैं कि इनको अलग देश बनाकर दे दिया जाए। जबकि सिंहली लोग जो हैं इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि उनको जो है कोई अलग देश बनाकर दिया जाए। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद हम पढ़ते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि श्रीलंका को स्वतंत्रता तब कब मिली, 1948 में, और हमारा देश भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। यहाँ सिंहली का दबदबा था। यहाँ पर जो था बहुसंख्यक वालों का ही दबदबा था जो था श्रीलंका के अंदर। 1956 में कानून के तहत सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी सिंहली भाषा को ही वहाँ पर राजभाषा घोषित कर दिया गया। सभी जगह सिंहली को ही प्राथमिकता दी गई। नए संविधान में बौद्ध मत को संरक्षण व बढ़ावा दिया गया। नए संविधान में भी बौद्ध मत को संरक्षण दिया गया और उनको बढ़ावा दिया गया। इन सभी फैसलों से तमिल जनता नाराज हो गई कि सारी की सारी चीज़ें जो है, सारी प्राथमिकता सिंहली लोगों को मिल रही है और तमिल वालों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। और सारी प्राथमिकताएं किसको मिल रही हैं? जो सिंहली भाषा बोलते हैं। सिंहली व तमिल के संबंध परिणाम स्वरूप बिगड़ते चले गए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने की मांग की। यानी श्रीलंकाई जो तमिल थे उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और कुछ मांगे रखी। उनमें से एक मांग थी कि तमिल को राजभाषा बनाया जाए, शिक्षा व रोजगार में सभी को समान अवसर मिले। ये इनकी मांगे थी जो उन्होंने पार्टी बनाई थी। तमिलों ने अपना एक उग्र संगठन भी बनाया था जिसका नाम था लिट्टे। तो तमिल का उग्र संगठन का क्या नाम था? वो नाम था लिट्टे। अतः गृह युद्ध की शुरुआत हुई। वहाँ पर जो था एक ऐसी स्थिति बन गई कि गृह युद्ध की शुरुआत हो गई और ये गृह युद्ध 2009 में जाकर ये गृह युद्ध का खात्मा हुआ। यानी श्रीलंका के अंदर भाषा को लेकर बिल्कुल गृह युद्ध की स्थिति बन गई और ये जो गृह युद्ध जो था 2009 में जाके समाप्त हुआ। और हम बात करते हैं बेल्जियम की कि बेल्जियम ने किस तरीके से समझदारी दिखाई,
कि ये स्थिति बेल्जियम में भी थी। वहाँ भी अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते थे, परंतु वहाँ पर युद्ध नहीं होने दिया। उन्होंने समझदारी दिखाई। वहाँ भी अलग अलग भाषा बोलते थे, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाई। अब क्या समझदारी दिखाई, वो चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं बेल्जियम की समझदारी में। बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई कि बेल्जियम के नेताओं ने 1970 और 1993 के बीच में अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया। 4 बार संशोधन किया ताकि किसी नागरिक को बेगानेपन का एहसास ना हो। यानी संशोधन चाहे कितनी बार हो जाए, पर किसी भी नागरिक को बेगानेपन का एहसास नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून दोनों भाषी समूह के बहुमत से ही बनेगा। यानी उन्होंने तय किया कि अगर हमें कोई भी कानून बनाना है तो पहले हमें दोनों जो भाषा बोलते हैं डच और फ्रेंच, उनकी सहमति से ही जो है कानून बनेगा, तभी वो कानून पास होगा। जबकि श्रीलंका में ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। केंद्रीय सरकारें में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की बराबर की हिस्सेदारी थी। उन्होंने वहां पर भी जो था मंत्रिमंडल में भी बराबर की हिस्सेदारी दी। राज्य सरकार व क्षेत्रीय सरकार को स्वतंत्रता दी। अब ये केंद्र के अधीन नहीं थी। यानी राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार को स्वतंत्रता दे दी, जो कि अब केंद्र के अधीन नहीं थी। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और दोनों समुदाय समान प्रतिनिधित्व है। ब्रुसेल्स के अंदर भी अलग सरकार है और दोनों समुदायों का, यानी डच बोलने वालों का और फ्रेंच बोलने वालों का, दोनों का जो है अपना जो है समान प्रतिनिधित्व वहां पर है। आगे इसमें पढ़ते हैं। केंद्र राज्य के अलावा तीसरे स्तर की भी सरकार है। वहां पर तीसरे स्तर की भी सरकार की, जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। हमने जैसे पढ़ा यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, वो ब्रुसेल्स में है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि बेल्जियम ने किस प्रकार से समझदारी दिखाई, अलग सांस्कृतिक भाषा बोलने वाले लोगों को अपने अंदर समाहित किया और अपनी जो वहाँ की जो लड़ाई थी उसको आसानी से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में सुलझा लिया। तो हमने बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कहानियां हमने यहाँ पर पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। हाँ, कि भाई सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव कम होता है। जैसे कि हमने देखा कि अगर सत्ता की साझेदारी हो तो फिर टकराव कम होता है। जैसे कि बेल्जियम के अंदर सत्ता की साझेदारी हो गई थी, तो फिर तो उनके बीच में जो था टकराव कम हुआ। और ये लोकतंत्र की आत्मा है। यदि हम सत्ता का बंटवारा करते हैं तो ये लोकतांत्रिक देश के लिए आवश्यक है। एक लोकतांत्रिक देश के लिए भी सत्ता का बंटवारा आवश्यक है। तो हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्योंकि टकराव को रोकने के लिए और लोकतांत्रिक देश के लिए ये आवश्यक है। हम बात करते हैं कि सत्ता की साझेदारी के रूप, कि सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। शासन के विभिन्न अंग हैं, यानी शासन करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। सत्ता के साझेदारी के अलग अलग अंग हो सकते हैं, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। यानी कि हम सत्ता का बंटवारा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच भी कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारे भारत के अंदर जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों जो हैं अलग अलग हैं। कार्यपालिका का काम जो है वो जो है कानून को लागू कराना है, इसका काम जो है कानून बनाना, और न्यायपालिका का काम है न्याय दिलाना। इसे कहते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहेंगे, तो शासन के विभिन्न अंग जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा करना सत्ता का क्षैतिज वितरण कहलाता है। हम बात करते हैं सत्ता के दूसरे रूप की। सत्ता का बंटवारा भाषाई व धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। यानी सत्ता का बंटवारा भाषाई और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। और तीसरी बात, सरकार के बीच भी सत्ता का बंटवारा हो सकता है,
कैसे, जैसे केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ, जैसे कि हमारे भारत के अंदर केंद्र में अलग सरकार है जो कि बीजेपी की सरकार है, और राज्य में अलग सरकार है जैसे आम आदमी की सरकार है। तो जो है केंद्र और राज्य के स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी सत्ता का बंटवारा हो सकता है। इस प्रकार भी हम सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। तो अंत में हम कहते हैं कि अतः लोकतंत्र में सत्ता के दावेदारों के बीच लोगों के पास चुनाव का विकल्प अवश्य होना चाहिए। सत्ता का बंटवारा तो हो, लेकिन अंत में हम ये कहेंगे कि लोगों के पास जो है चुनाव के अवसर होने चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो नोट्स है ये आपको पसंद आया होगा, और मैंने आसान भाषा में ये पूरा लेसन समझाने की कोशिश की है। और एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे एग्ज़ाम के हिसाब से, वो पॉइंट्स मैंने सारे कवर किए हैं। और ये मेरा वीडियो नोट्स आपके चाहे डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका अदर एग्ज़ाम हो या स्कूल एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।